ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वही नया सेशन एएस अकाउंट्स का आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग आप सब लोग मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सर उज़ैर याकूब के साथ देखेंगे। तो जो सबसे पहले सिलेबस ब्रेकअप है इसका, और आप लोगों का एएस अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न है, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर दूँ, फिर हम आज मूव करेंगे। कॉस्टिंग की थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ओरिएंटेशन देंगे। और पहले मैं बता चुका हूँ आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, लेकिन ऑफिस से मैं एक बार रिमाइंडर दे दूँ कि आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, वो है 3 क्लासेस पर वीक अभी राइट नाउ। आगे जाके इंक्रीज हो जाएंगी वो। तो अभी राइट नाउ 2 क्लासेस जो है वो है सर उज़ैर याकूब के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस लेके चलेंगे 2 क्लासेस पर वीक। और मेरे साथ उबैर बुक के साथ आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है क्या नहीं होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आप सब मेरे साथ देखेंगे। और हमारी जो क्लास है वो 1 क्लास पर वीक है राइट ना। आगे जाके डिपेंड करता है, एग्जाम से करीब जाके हो सकता है 2 क्लासेस पर वीक भी होता है। तो ये क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की तरफ से कन्फ्यूजन आ रहा था। वो यूँ समझ रहे थे कि या तो सर उधर ही क्लास में बैठना है, सर उधर ही क्लास में बैठना है। ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों क्लासें यानी 3 क्लासेस हो गई आपकी, वो तीनों क्लासेस मैंडेटरी और आपको अटेंड करनी है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बताया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले एएस अकाउंट्स, ये आप लोगों का सब्जेक्ट और इसका जो कोड है वो है 9706, ठीक है। अच्छा, अब इस सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो पेपर पैटर्न है, पहले पेपर पैटर्न पर बात कर लेते हैं। एएस के अंदर देयर आर 2 पेपर्स। एक पेपर 1 जिसमें आते हैं एमसीक्यूज, और ये होते हैं 30 एमसीक्यूज। इसके लिए आपको मिलता है 1 घंटा। दूसरा पेपर ये हैवी पेपर है, इसमें मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स हैं। दूसरा जो पेपर है पेपर 2, इसके अंदर होता है क्या है कि इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ये आपको आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और क्वेश्चन नंबर 4 आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मार्क्स क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये 30 मार्क्स का होता है, ये 15 का होता है, ये भी 15 का होता है, और ये होता है 30 मार्क्स का। टोटल ये आपका बनता है 90 मार्क्स। और इसके लिए जो टाइम पहले मिला करता था वो 1 आवर 30 मिनट्स होता था, लेकिन अब से इन्होंने कर दिया है 1 आवर 45 मिनट्स। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो 15 मिनट इन्होंने आपको एक्स्ट्रा दिया है ना, आप अपने सीनियर से कभी पूछेंगे, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब वाकई में जिसे कहते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार सर हमारे टाइम पे कभी गए, क्योंकि 5-5, 10-10 मिनट क्रूशल है इस पेपर। बच्चों के आंसर्स पूरे 15-15 मार्क्स के, 12-12 मार्क्स के रह जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। लेकिन अब इन्होंने अच्छा कर दिया टाइम, 1 आवर 45 मिनट इज रीजनेबल। 15 मिनट एक्स्ट्रा देके उन्होंने अच्छा टाइम टेबल बना दिया आपके लिए। तो टाइमिंग वाइज तो इन्होंने दे दिया आपको रिलैक्सेशन। बाकी अभी जो रिसेंटली आपकी जो सीनियर्स है 2023 में जो अटेम्प्ट हुई है, इसमें सिलेबस चेंजेस भी हुई हैं। तो कुछ सिलेबस के पार्ट्स भी क्या हुए हैं, शिफ्ट हो गए हैं 8 1। तो आप लोगों का सिलेबस भी शॉर्ट हो गया है। तो 2 रिलीफ मिल चुके हैं आप लोगों को, एक ये 1 आवर 45 मिनट्स वाला, और दूसरा एक बड़ा एरिया था, पार्टनरशिप था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो हो गया A2 में ट्रांसफर। तो ये 2 रिलीफ आपको मिल चुके हैं, और अब आपका सिलेबस बड़ा नॉर्मल है, मैनेजेबल है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे मजीद बात मैं नहीं करूंगा, वो सर उज़ैर याकूब आपको उसके ऊपर गाइड करेंगे किस तरीके से चलना है, क्या करना है। हाँ, लेकिन मैं ब्रेकअप जरूर बता देता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखिए P1 के अंदर देयर आर टोटल 30 एमसीक्यूज। इसमें से आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 21 एमसीक्यूज ये आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वेटेज ज्यादा है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग है, या तो 9 आते हैं या 10 एमसीक्यूज आते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग। तो P1 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की वेटेज मैंने आपको बता दी। P2 के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के 30 मार्क्स, एंड दैट इज कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं है अकाउंट्स के अंदर, ना एमसीक्यूज में ना पेपर 2 में।
तो ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। अब सवाल ये आता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गई है, लेकिन आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या भला? कॉस्ट अकाउंटिंग का लफ्ज़ पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ओ लेवल अकाउंट के अंदर भी कभी ये वर्ड नहीं आया है। ओ लेवल अकाउंट के अंदर भी डेबिट क्रेडिट और ये सब कुछ तो चले सुनते रहता था, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो यस, इट इज कम्प्लीटली फॉर एवरीवन हु हैव स्टडीड अकाउंट्स बिफोर और बिलोंग्स टू अनदर फील्ड, साइंस बैकग्राउंड है या कोई और दूसरा बैकग्राउंड है, उन सब के लिए बिल्कुल न्यू चीज है, बिल्कुल न्यू आइटम है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक से भी आपको पढ़ाते हैं। बाकी सिलेबस में क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस पर मैं साथ साथ क्लास वाइज ब्रीफ करता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं टॉपिक्स के नाम लिखवा भी दूंगा तो आपके सबके ऊपर से बहुत से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता क्या। तो इसलिए मैं अभी टॉपिक्स के नाम नहीं लिखवा रहा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मतलब क्या और अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, इससे पहले अभी तक पेपर पैटर्न से रिलेटेड और ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड कोई इशू है तो पहले बता दो, फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट लेता हूँ। और जो जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा देख रहे हो, काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दो। ज़ैनब, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई अभी तक आपकी। जितने भी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, और ये सिलेबस कॉपी डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बात शुरू करते हैं हम प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जैक्टली बोलते हैं इसको। अच्छा भाई, आप सब लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहीं ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की डेफिनेशन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, इसमें समराइजिंग भी आ जाती है और इसमें एनालाइजिंग भी आ जाती है। सिर्फ रिकॉर्डिंग का वर्ड फिर बुक कीपिंग के लिए यूज होता है, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का वर्ड रिकॉर्ड है ना। अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ये तो अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन हो गई कि अकाउंटिंग है किस चीज का नाम। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग भी होती है, अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग भी होती है, जो आप टी अकाउंट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये सारी चीजें जो आप अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो, ये क्या है? समराइजिंग। और साथ साथ एनालाइजिंग, आगे जाके आप एक टॉपिक पढ़ेंगे रेशियोस, रेशियोस कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये सब हो गया अकाउंटिंग का। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हो रही है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? पैसे का कोई भी लेन-देन, पैसे का लेन-देन, एनी एक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स मनी, राइट। एक और चीज हमेशा याद रखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनी एक्शन इन्वॉल्व्स इन मनी अकर्ड इन पास्ट, जो हो चुका है। मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। मैं गाड़ी खरीद चुका हूं, इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट हैपेंड इन पास्ट, इट इन्वॉल्व्स मनी एंड इट हैपेंड इन पास्ट। तो ये दो चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की शर्त है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई, अकाउंटिंग बोलते हैं करो रिकॉर्ड, ऐसे ही। अब अकाउंटिंग की दो ब्रांचेस, जैसे आपने देखा होगा ना, साइंस की भी ब्रांचेस है ना भाई, सोशल साइंसेस पे निकलता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ साइंस की ब्रांचेस है ना। हर सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, उसकी स्पेशलाइजेशंस होती है। तो सिमिलरली लॉ है, लॉ के अंदर भी ये होता है, क्रिमिनल लॉ अलग है, सिविल लॉ अलग है, कॉर्पोरेट लॉ अलग है। हर सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। सिमिलरली इसी तरह से अकाउंटिंग की भी ब्रांचेस है। अकाउंटिंग की दो बेसिक ब्रांचेस हैं, तो वो क्या है? एक कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक कहलाती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आऊं, पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर डिबेट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा सा यूज्ड टू है। अभी जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने पढ़ी, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अक्सर ये बिलोंग करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। क्योंकि यूजुअली आप ये सब कुछ क्यों कर रहे होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंसान क्यों कर रहा होता है?
कि अपनी बिजनेस की नेचर को समझे, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और साथ साथ इसका जो मेन मकसद होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो मेन मकसद हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। कभी भी कोई पूछे ना कि मेन डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है? कम्युनिकेशन। व्हाट इज दिस मीन? कम्युनिकेशन क्या मतलब सर? कम्युनिकेशन मींस ट्रांसफर ऑफ मैसेज। भैया आप ओनर हो, आप अपने बिजनेस में देखोगे ना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बिजनेस कैसे बताएगा? बोलते हैं ना अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सुना होगा ना अक्सर, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मुझे ये देखना है कि मेरा बिजनेस नफे में है, नुकसान में है, मेरे बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, मेरे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, उधार कितने हैं, मेरे खर्चे कितने हैं, कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। इसी तरीके से ये तो चलो हो गया मेरा बिजनेस है, मैं सोल ट्रेडर कंपनी, एक कंपनी है इसके बहुत सारे शेयर होल्डर, उनको क्या पता है कंपनी में क्या चल रहा है, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को पता चलेगा कितना कमा रहा है, टैक्स कैसे लगाएगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको और इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, तो वो अंधा होके और बेरे होके तो नहीं लगा देगा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, उनको क्या शो करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। सिमिलरली बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक ऐसे ही दे देगा मुंह उठा के लोन, नहीं ना, उसको भी क्या शो करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। सर क्या मतलब है? हर जगह पे आपको अपनी अकाउंटिंग शो करनी होती है। क्यों शो करनी होती है? बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली इस्तेमाल इसलिए होती है। तो अब आ जाते हैं जरा कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर ये क्यों होती है सर, और ये होती क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू मेक बिजनेस। ये फैसलों के लिए इस्तेमाल होती है। यार मुझे एक बात बताओ, आप इस मार्कर का काम करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, आप लोग मार्कर्स प्रोड्यूस करते हो, ये बनेगा तो बिकेगा, और बिकेगा तो सेल्स रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिकॉर्ड होगी फिर प्रॉफिट होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले क्या करना होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग करना होगा। पहले पता तो चले बनेगा कितने का बन रहा है, ये मार्कर आपको कितने का पड़ा है, इस मार्कर की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा मैं सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा? अरे बात समझ, यानी इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को बेचने से पहले पता होना चाहिए कि वो चीज मुझे कितने की पड़ रही है, उसकी कॉस्ट एग्जैक्टली है क्या, अदरवाइज आई कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट। So that is basically the role of cost accounting. It will tell me what is the cost of this market, and on this cost I will make decision. मैं डिसाइड करूंगा कि अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। अब कॉस्ट कैसे पता चलेगी? ये हम पूरा सीखेंगे इसमें कि मटेरियल इसमें कितना लगा है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब कुछ कितना है, ये सारी बातें इसमें हम सिखाएंगे। कॉस्टिंग के अंदर आपको सारी बातें सिखाएंगे कि एक मार्केट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के वजह कितनी क्वारी करनी पड़ती है। तो मेन डिफरेंस समझ में आ गया कि इसका जो मकसद है ये कम्युनिकेशन, और इसका मकसद है डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वरना आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो पहला फर्क समझ में आ गया। दूसरा फर्क, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये इट इज यूज्ड बाय internal and external stakeholders। दोनों यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स और इंटरनल स्टेकहोल्डर्स। का मतलब इंटरनल स्टेकहोल्डर्स मीन जो आपके बिजनेस में काम करते हैं, आपके एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। तो ये तो हर कोई इस्तेमाल करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तकरीबन सभी इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ये सिर्फ और सिर्फ इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल मैटर्स बाय इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये हर किसी को नहीं बताया जाता, इसका पर्पस कम्युनिकेशन थोड़ी है। मैं मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज आपको बेच रहा हूँ तो मैं कितने में बेच रहा हूँ ये तो बताऊंगा, लेकिन मुझे कितने की पड़ेगी ये बताऊंगा क्या? आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप बोलते हो भाई ये कितने का है, वो आपको बता देता है, लेकिन आप उससे पूछो आपको कितने का पड़ा है, तो आपको इससे क्या होगा? ये मैं क्यों बताऊँ? मुझे कितने का पड़ा है इससे आपको लेने देना है क्या? भाई इतने में मैं बेच रहा हूँ, आपको खरीदना नहीं बताओ। अल्टीमेटली ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ हमारा इंटरनल मैटर, जाती मैटर, ये हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, ये हम अपने लिए रखते हैं। हमारी बजटिंग, हमारी कॉस्टिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ हमारे लिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ये किसी बाहर वाले को नहीं बताया जाता। और तीसरा फर्क जो मेन फर्क एक और है वो ये है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब आप जब आगे जाएंगे ना, आगे एडवांस पढ़ते रहेंगे, इसके ऊपर ना रूल्स, रेगुलेशंस और एक और वर्ड है IAS। IAS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया की अकाउंटिंग को रूल करती है, बताती है कैसे ऐसे अकाउंटिंग करनी है, तो इसके ऊपर अप्लाई होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप इनके बगैर नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, नो रूल्स अप्लाई। ये मेरी मर्जी है भाई, मेरी मर्जी, मैं इसकी कॉस्ट क्या डिसाइड कर रहा हूँ, आप कौन होते? मुझे इस चीज़ की, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर बनाना है और इसकी एक जगह से मटेरियल 10 रुपए का आ रहा है, एक जगह से 15 रुपए का आ रहा है, मेरी मर्जी में यहाँ से लेबर मेरे पास एक बंदा ले रहा है 5 रुपए का घंटा, एक बंदा ले रहा है 50 रुपए घंटा, मेरी मर्जी में जिससे काम करूँ, मेरी मर्जी में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए डबल कॉस्ट कैलकुलेट करूँ या माइनस कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, कम कॉस्ट कैलकुलेट करूँ। तो कॉस्टिंग के अंदर रिलैक्सेशन है, इसीलिए कॉस्टिंग के अंदर कोई फॉर्मेट्स नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट्स होता है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इसी तरीके से आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कंट्रोल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें फॉर्मेट्स हैं। नहीं, फॉर्मेट्स को आपको फॉलो करना होता है। डेबिट क्रेडिट है, डेबिट की जगह डेबिट, क्रेडिट की जगह क्रेडिट, इस तरह। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एज सच फॉर्मेट्स नहीं है। वो जरूर आपको हम देते हैं फॉर्मेट ताकि याद रखने में आसानी हो, लेकिन कोई गवर्न नहीं कर रहा है उस फॉर्मेट्स को। इवन के अगर 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं, सही आंसर सही होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिलैक्सेशन दी हुई है, उसके ऊपर रूल्स IAS अप्लाई नहीं होते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे होता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो ना, पूरी दुनिया को आप झूठ नहीं बोल सकते, 2 नंबरी नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ऊपर गवर्नेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो कंपनी बोलती है आपका इंटरनल मैटर है, आप अपने आप को ही धोखा दोगे क्या? तो इसलिए बोलते हैं ये खुद देख लो, आपका इंटरनल जाती मामला है, हम इसमें क्या इंटरफेयर करें। ये मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अभी से मैंने डिफरेंसेस बताए, अब हम शुरू करेंगे इसके अंदर कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीजें होती क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक ओरिएंटेशन क्लास के लिए मैंने आपको वर्ड यूज किया कि ये आपको पता हो कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये अलग अलग दुनिया है, अकाउंटिंग की 2 अलग अलग ब्रांचेस। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये अलग चीज है। इन दोनों को, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की क्लासेस जब बोलते हैं तो इसका ये मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब बात शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें पढ़ना क्या होगा। ये बात समझ में आ गई कि पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। दिस इज द सीक्वेंस। पहले आप इंटरनल चीजें करते हो और फिर आप एक्सटर्नल चीजों में जाते हो। पहले आप अपनी कॉस्ट डिसाइड करते हो, फिर आप उसे बेचने की और आगे अपनी अकाउंटिंग की करते हो। इसके ऊपर पूरे अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, पता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जब आप लोग A-levels कर लेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शंस है कि अगर आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है सो यू हैव ऑप्शंस, ICA में है, CA में है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसके।
और अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ जाना है यू कैन डू ACCA, CA, ये फिर फील्ड इस तरफ जाती है। तो आगे आगे प्रोफेशंस भी है। खैर अब बात शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो भाई सबसे पहले यही वर्ड कॉस्ट। अच्छा भाई इससे पहले आप लोगों के पास सब लोगों के पास नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे नोट्स होने चाहिए, ठीक है, नोट्स और पास्ट पेपर्स, क्योंकि इसमें हम पास्ट पेपर तो बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे। अच्छा पास्ट पेपर्स का जो पूरा सेट है उसमें P1 का सेट भी, MCQs भी मिले हैं अभी तो एक ही किताब है, अभी सिर्फ P2 मिला है, यस अकाउंट स्टडी प्रैक्टिस यही ना, और सिर्फ P2 मिला है, पास में पास्ट पेपर्स नहीं है। एक ही है, हमने तो एक ही बनाया। चलिए फाइनली सही इसी में इंक्लूड कर दिया है। पेजेस पे सर उदय को भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मेरे कॉस्टिंग के इंक्लूडेड है, तो सही है। नोट्स में तो ये काफ़ी है। नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं पेज नंबर 223, जिन्होंने नोट्स खरीद लिए वो पेज नंबर 223 पे आ सकते हैं, ठीक है। 223 के अंदर कॉस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप बीच में डिवाइडर या कोई अपना स्टेपलर करके वो एक बना लीजिए तो आपको हो जाएगी। तो इसमें यहाँ से 223 ऑनवर्ड सब कुछ कॉस्टिंग है। बाकी पास पेपर्स में देख लो, पास पेपर्स के अंदर पेपर 2 या पेपर 1 क्या दिया है वो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। वही सबसे पहला वर्ड ये कॉस्ट, ये तो समझे मेन यानी है मतलब आज वाली क्लास में है ना, ये ABC है। ABCD सीखोगे तो आगे फिर आगे सेंटेंसेस बनाओगे। मेन ABCD सीख रहे हैं आप कॉस्टिंग की। सबसे पहले द वर्ड कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट बोलते किसको, मतलब कितना कॉमन वर्ड है हमारी जिंदगी में ना, यार ये बड़ा कॉस्टली है, चाहे इसकी कॉस्ट बताओ, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो बड़ा कॉमनली हमारी जिंदगी में ये वर्ड यूज हो रहा होता है, लेकिन स्टिल एग्जैक्ट इसका जो मतलब है वो समझना जरूरी है कि भाई कॉस्ट बोलते किसको। तो बेटा देखो कॉस्ट को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाह रहा हूँ उसको मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा। ठीक है, आप कभी भी कोई चीज़ जब खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, दैट इज एन एसेट। कोई भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है दैट इज द बेनिफिट और दैट इज एन एसेट और समथिंग एल्स। लेकिन एट द सेम टाइम कभी आप ये भी तो ध्यान दें कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं या जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए कोई चीज़ आपके पास से जा भी तो रही है, आपके जेब से कुछ जा भी तो रहा है ना। आप एक एसेट खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, सपोज 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, तो ठीक है 50 लाख की गाड़ी जरूर आ रही है, लेकिन जेब से 50 लाख रुपए जा भी तो रहे। तो अल्टीमेटली जो चीज आपके पास से जा रही है ना वो कॉस्ट डिसाइड करती है, जो चीज आ रही है वो कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकती कभी भी। कितनी ऐसी चीजें उसके ऊपर टैग कुछ और लिखा होता है, लिस्ट प्राइस कुछ और लिखी हुई होती है, लेकिन जब आप पे करते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, कोई ऑफर चल रही होती है, कोई डिस्काउंट चल रहा होता है, या कभी दोस्ती यारी में कोई बंदा पैसे छोड़ देता है, कुछ ऐसा होता है। यानी अल्टीमेटली उस चीज के ऊपर लिखा हुआ था 50 लाख, लेकिन आपको हो सकता है 49 लाख का मिला, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, 50 लाख या 49 लाख? क्यों, चीज तो 50 लाख की थी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी कॉस्ट 50 लाख है, आप बोलोगे भाई कॉस्ट 49 है, क्योंकि आपने अंदाजा किस चीज से लगाया कि आपके पास से क्या गया। तो कॉस्ट की यही डेफिनेशन है, कॉस्ट इज एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ अ रिसोर्स। एक चीज को हासिल करने के लिए आप जिस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो वो चीज है कॉस्ट। अरे बात नहीं समझ क्या बोला मैं, एक चीज जो आप हासिल कर रहे हैं उसकी वैल्यू वो नहीं देखें, हो सकता है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है एक चीज 10 लाख की 15 लाख की हो, आपको 8 लाख की मिली, कॉस्ट 8 लाख है, कॉस्ट 8 लाख है, क्योंकि आपके पास से कितना आउटफ्लो हुआ ये देखा जाएगा, ये डिटरमिन करेगा कॉस्ट। समझ में आ गई बात? तो कॉस्ट की सिंपल सादा डेफिनेशन, इट्स एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ अ रिसोर्स टू ऑब्टेन अनदर रिसोर्स। तो कभी भी जो चीज हासिल हो रही है उसकी वैल्यू, उसके ऊपर प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगी आपकी कॉस्ट। हमेशा ये देखो आपके पास से क्या चीज है वो डिटरमाइन करेगी आपकी कॉस्ट को। नाउ
being an accounting student, cost and a word expense, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों को। बहुत बारीक डिफरेंस है, वैसे तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, तभी आपने भी बोला था ना एक्सपेंस, तो एक्सपेंस एंड कॉस्ट रन्स टुगेदर, हर जगह पे तकरीबन सेम इस्तेमाल होता है। लेकिन बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट बारीक सा फर्क है, टेक्निकल सा फर्क है, पता होना चाहिए। देखो एक चीज आपने खरीदी आज, मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, दैट इज योर कॉस्ट, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। यू कैन नॉट से दिस इज माय एक्सपेंस। बोलोगे तो अजीब सा नहीं लगेगा, गाड़ी एक्सपेंस का है भाई तो तुम्हारी कॉस्ट बोलो, एक्सपेंस तो नहीं बोल सकते इसको आप, हालांकि वरना यूज होता है ये वर्ड। आज आपने एक घर खरीदा 2 करोड़ का, अभी 2 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, क्या बात है, 2 करोड़ की कॉस्ट बोलो, 2 करोड़ का एसेट है आपके पास। इसका मतलब है कॉस्ट और एक्सपेंस में बहुत फर्क है, बारीक से है लेकिन है। क्या फर्क है? एक चीज आपने ऑब्टेन कर ली, हासिल कर ली, उसकी वजह से जो आपके पैसे गए दैट इज कॉस्ट। बट नाउ लिसन, अब जब मैं गाड़ी चलाऊंगा, यूज करूंगा, तो गाड़ी के अंदर जो फ्यूल एक्सपेंस है, गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन होगी, जो वैल्यू उसकी लूज होगी, अब जो ये जो चीजें हैं इनको मैं एक्सपेंस बोलूंगा। क्यों एक्सपेंस बोलूंगा? क्योंकि अब मैं इसे इस्तेमाल करना शुरू। जब आप एक चीज को इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हो तब वो चीज आपकी एक्सपेंस आउट होना स्टार्ट होती है। इसीलिए तो अकाउंटिंग क्या बोलता है कि फौरन से जो चीज खरीदो उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करो, उसको डेप्रिशिएट करो ओवर द इयर्स। क्या पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन सर के साथ। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बोलता है अकाउंटिंग, लेकिन एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं बोलने देता, क्योंकि अभी तक यूज थोड़ी किया। एक्सपेंस का ताल्लुक यूजेज से है भाई, ये बात याद रखनी है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में एक्सपेंस जब तक नहीं रिकॉर्ड हो सकता जब तक आप उसे यूज ना करें, खत्म ना करें, जब तक वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रहेगी। अगर आपने किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता। एक्सपेंस आउट कब होगा? जब आप उसे इस्तेमाल कर लोगे। और अगर मैं थोड़ा सा और उसमें डीप चला जाऊं तो अब आप जो कॉस्ट का वर्ड यूज करेंगे ना, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वर्ड यूज होता है। एक्सपेंस का वर्ड ज्यादातर फाइनेंशियल, ज्यादातर मेरे साथ आप जितना भी अभी पढ़ेंगे ना कॉस्ट अकाउंटिंग, रेयरली कोई वर्ड यूज होगा एक्सपेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेयरली कोई वर्ड यूज होगा कॉस्ट का, वहां एक्सपेंसेस का वर्ड यूज ज्यादा होगा। यहाँ पे क्योंकि अल्टीमेटली यही तो है, जब आप यूज करना चीजों को शुरू कर देते हैं तो फिर डिपार्टमेंट बदल जाता है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के डिपार्टमेंट में आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर कॉस्ट को डील करना है। तो कॉस्ट और एक्सपेंस में ये बारीक फर्क है कि एक्सपेंस आउट जब ही वो चीज होती है जब उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, अदरवाइज आप हर चीज को, हर कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं बोल सकते। लेकिन फिर बोल रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट एंड एक्सपेंस आप इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कल को कभी डेफिनेशन आ जाए, 2 मार्क के डिफरेंसेस आ जाए, या कल को कभी कोई डिबेट हो रही है अकाउंटिंग के लोगों के साथ में बीच में, ऐसा ना हो फिर एम्बैरेसमेंट हो जाता है। तो यही पता, तो हमारे टीचर ना हमारा बड़ा खेलते थे जब हम लोग इसी से पास आउट हो गए थे। जब हमारी गैदरिंग होती थी ना टीचर्स के साथ, कभी रियूनियन होता था, बोला अच्छा भाई तो टीचिंग करना ना, भी होता था वहां में जाके बोलता था। इस तरीके से कभी कभार ना आपके साथ थोड़ा सा इस तरीके के सिनेरियोस फेस होंगे कि आप इतनी एडवांस चीजें पढ़ लोगे और कभी आपसे कोई बेसिक पूछ लेगा, बोलेगा भाई ये क्या पूछ लिया। ये ऐसे सवाल आते हैं, जैसे कि आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हो, राइट। जब आप लोग अकाउंटिंग और ट्रायल बैलेंस पढ़ते हो तो आपने अक्सर देखा होगा जब आपको सवाल आता है तो क्लोजिंग इन्वेंटरी हमेशा उसके नीचे होती है ट्रायल बैलेंस। जब भी सवाल आता है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं होती, ओपनिंग इन्वेंटरी होती है। देखा होगा आपने, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं है उन्होंने अभी देख लेंगे वो, ये क्या सीन है भाई, जब सारी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्लोजिंग इन्वेंटरी बाहर क्यों? किसको पता है इसकी लॉजिक क्यों है ये? अब ये बड़ी बेसिक चीज है जिस पे ध्यान नहीं जाता। ये इसलिए है क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड होती है, ऑलरेडी शो नहीं हो रही होती अलग से, लेकिन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। आप बोलेंगे कैसे सर, नजर तो नहीं आती? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट कैसे होती है? आपके पास शुरू में जो इन्वेंटरी रखी हुई है ओपनिंग इन्वेंटरी,
ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेजेस करी क्या हो गया, शामिल हो गई इन्वेंट्री बढ़ गई। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने माल बेच दिया वो माइनस होने के बाद जो माल रह गया उसको क्या बोलते हो? तो इसका मतलब है जब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और सेल्स रिकॉर्डेड है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ऑलरेडी। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा तो डबलिंग हो जाएगी। इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमेशा अलग से शो किया जाता है क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलरेडी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए भाई, वो सिलेबस का पार्ट नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट अगेन बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट यू शुड नो दिस। तो इसीलिए मैंने ये बता दिया भाई, कॉस्ट और एक्सपेंस में वैसे फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट डिबेट के लिए पता जरूर होना चाहिए कि यार ये फर्क है। एक्सपेंस आउट आप नहीं कर सकते जब तक आप चीज को यूज नहीं करते। आप अगले 3 साल का रेंट भर दो, आज आपने एक जगह ली, अगले 3 साल का रेंट भर दिया, आप एक्सपेंस आउट थोड़ी कर सकते जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करें। अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैंने गाड़ी भी 3 साल तक इस्तेमाल नहीं करी, डेप्रिसिएशन तो लगेगी ना उसमें? नहीं, जरूरी नहीं। अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल लाइक इन पाकिस्तान, तो क्या हो रहा है? अप्रिसिएशन भी हो सकती है। और दूसरी डिबेट इसमें यह है कि जब आपने खरीद ली, अब आप उसको चलाएं नहीं चलाएं, आपके इस्तेमाल में या आपकी विलिंगनेस है, आप उसको रन कर रहे हो नहीं कर रहे, अब आपके इस्तेमाल में आ चुकी है, तो आप उसको रख भी रहे हो ना, ये आपका इस्तेमाल है, इट्स योर यूज, इवन इट्स इन योर गैराज, इट इज अंडर इन योर यूज। तो आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, गैराज में रख के इस्तेमाल कर रहे हो, रोड पे नहीं ला रहे, यूज आप कर रहे हो। तो यूजेज शुरू हो गया, बाप की मर्जी, आप रोड पे यूज नहीं कर रहे, घर के अंदर यूज कर रहे हो। तो अकाउंटिंग को नहीं फंसा सकता, अकाउंटिंग के पास सारे आंसर हैं। अकाउंटिंग बोलता है वंस द एसेट इज अंडर योर पोजेशन इट इज अंडर योर यूज। हाँ, उससे पहले नहीं। खैर, अब हम आते हैं बात कि भाई सर कॉस्ट ठीक है, समझ में आ गई, जो चीज आपके पास से जाती है इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ अ रिसोर्स, तो अब क्या करेंगे इसका? तो बेटा अब इसका हमें सबसे पहले तो ये करना है कि कॉस्ट के अंदर देयर आर क्लासिफिकेशंस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, कॉस्ट बहुत सारे तरीकों की होती है, क्योंकि डेफिनेटली अब हमारा स्पेशलाइज्ड एरिया ही है कॉस्टिंग। तो आपको कॉस्ट की हर तरीके की, हर नस्ल का पता होना चाहिए। एक्सपर्टीज तो जब भी आती है ना भाई, जब आप एक चीज के स्टूडेंट हो तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि कॉस्ट किस किस तरीके की होती है, क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज में क्लासिफाई हमें करना होगा। ऐसे थोड़ी कि जो A to Z जो भी कॉस्ट है सबको एक जगह पे बैठा दें। We have to classify it, we have to categorize it, so we need to understand the classifications first. First of all, the basic classification of cost is, classification की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ाते हैं वो है, एक कहलाती है फिक्स कॉस्ट, एक कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो भाई फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है अ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट and does not change with the level of output कह लें, level of activity कह लें, level of production कह लें, एक ही बात है। Example, rent। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं। अब भाई यहाँ का रेंट है मेरा फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, 10 है, 100 है, लैंडलॉर्ड को मुझे कितने देने पैसे? 5 खत्म हो गई। उसने बोला भाई मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, अगर कितने स्टूडेंट्स, मुझे आप 5 लाख रुपए महीना दोगे, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन रेंट इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सैलरीज है, मेरी एडमिन की सैलरी है, अब उस एडमिन को मुझे अगर पैसे देने, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मुझे देने हैं। स्टूडेंट्स हैं, नहीं है, छुट्टियां हैं, ज्यादा हैं, कम है, डजंट मैटर, मुझे पैसे देने। सिमिलरली इंश्योरेंस, इंश्योरेंस समझते हो, कोई चीज को सिक्योर करने के लिए आप पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस कर ली, 50 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख की मैंने इंश्योरेंस कर ली। अब ये इंश्योरेंस मुझे देनी है, ये वो नहीं बोलेगा आपने गाड़ी ज्यादा चले कम चले,
वो मुझे देनी है, पैसे देने हैं। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं बार बार इसका, आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होती, वो कॉस्ट कहलाती है फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कॉस्ट which changes with the level of output या production या activity. Example, material, labor. वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से, आउटपुट की वजह से चेंज होती है। सब मेरा काम है केटरिंग का, वहां आते हैं भाई सर आज घर में दावत है, 20 लोग आ रहे हैं, उसका ऑर्डर देना है। तो भाई इन 20 लोगों के हिसाब से ही मैं क्या करूंगा, जब मैं डिश बनाऊंगा उसी हिसाब से स्पाइसेस, मीट, राइस, ऑयल सब खरीदूंगा, ठीक है। कल ये आता है, बोलता है सर बड़ी पार्टी है, 50 लोग हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उतना ही मटेरियल इसमें भी चल जाएगा? नहीं चलेगा सर, अब प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो मटेरियल भी ज्यादा परचेज करना है। फिर ये आता है, बोलता है सर 4-5 लोगों का गेट टुगेदर, तो क्या अभी भी उतना ही मटेरियल ऑर्डर करूंगा? नहीं, अब मैं कम मटेरियल ऑर्डर करूंगा, क्योंकि ऑर्डर कम है, प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब क्या है, जब ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मटेरियल की कॉस्ट, और जब ऑर्डर कम है, प्रोडक्शन कम है, तो मटेरियल की कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ ही बढ़ रही है, प्रोडक्शन के साथ ही कम हो रही है। सेकंड एग्जांपल देते हैं, कंस्ट्रक्शन एग्जांपल देते हैं। भाई एक रूम करना है रेनोवेट, एक लेबर 2 लेबर से काम हो जाएगा, लेकिन एक पूरी नई बिल्डिंग बनानी है 10 मंजिला, तो अब 1 या 2 लेबर से काम हो जाएगा? तो सर कम से कम 100-200 वर्कर्स चाहिए आपको। लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन जैसे बढ़ गई तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई, प्रोडक्शन कम थी, लेबर भी कम था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब एक बात जो कि बच्चा कर देता है गड़बड़, इन दोनों डेफिनेशन में वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही है। जज्बाती होके बच्चा डेफिनेशन लिख के आया था, फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज। दैट इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली रॉन्ग। पूरी डेफिनेशन क्या है, विद द लेवल ऑफ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, अभी मेरा रेंट 5 लाख है, क्या जिंदगी में 5 लाख ही रहेगा? नहीं ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंडलॉर्ड इंक्रीज तो करेगा ना, यानी इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट भी चेंज, हाँ प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती, ये बोल सकते हैं। अभी मैं सैलरी दे रहा हूं मैं 1.5 लाख अपने एम्प्लॉइज को, तो भाई आगे जाके बढ़ाऊंगा तो सही ना। प्रोडक्शन की वजह से ये लोग नहीं बोल सकते हैं सर प्रोडक्शन ज्यादा हो हमारी सैलरी बढ़े, मैं ये नहीं हो सकता। तो मतलब है डेफिनेशन को पूरा नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ताल्लुक यहाँ पे जो मेन कनेक्शन है वो प्रोडक्शन है। अगर एक कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है, वो कौन सी कॉस्ट है? और अगर एक कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। एंड प्लीज ट्राई टू गिव एग्जांपल्स अलोंग विद द डेफिनेशन। हमेशा याद रखें जब भी डेफिनेशन में इस तरह से एग्जांपल देना सीखें। एग्जांपल्स देने से अक्सर हो जाती है बचत, कभी कभार आपकी वर्डिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है, एग्जांपल्स बचा लेते हैं। सो प्लीज जब भी डेफिनेशंस दें एग्जांपल्स लाजमी दें। और वैसे भी अब तो वो पूछ लेता है कभी कभार, एमसीक्यूज में कितनी बार आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो आपको उसमें पहचानना होगा। एग्जांपल्स याद रखें, ठीक है। और अब तो नेचर समझ में आ गई है, तो अब तो आप आराम से पिकी कर लोगे कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी। लेकिन अब थोड़ा सा और, ये तो जैसे कहता है ना ओ लेवल्स बिजनेस में पढ़ा दिया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब थोड़ा सा एक और टाइप का, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तक तो सही था, एक और कॉस्ट है और उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या चीज है, ये तो शुरुआत है, आज की क्लास में सारी कॉस्ट कवर भी नहीं होगी, बहुत सारी टाइप्स। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये कैसा नाम है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है अ कॉस्ट which has both components of fixed and
इधर मैं एग्जांपल दूंगा आपको यूटिलिटी बिल्स। आप लोगों के हर घर में यूटिलिटी बिल आता है कि इलेक्ट्रिक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई आप सब लोगों का जो घर का बिल आता है, कभी उसका ब्रेकअप देखा है? पीछे जो ब्रेकअप होता है नहीं देखा ना, आज जाके दिखेगा। जब आप ब्रेकअप देखेंगे ना उस बिल का, तो उसमें यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स आपने इस्तेमाल किया है, जितने यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए ऑब्वियसली उतना ही बिल आएगा। कम किए तो कम आएगा, ज्यादा किए तो ये क्या शो कर रहा है, वेरिएबल शो कर रहा है, अग्रीड। लेकिन बट एट द सेम टाइम आप जरा थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिक्स चार्ज है। टीवी, पीटीवी है ना, पीटीवी जो गवर्नमेंट चलाती है उसके फिक्स चार्जेस लेती है आपसे। इसी तरीके से जो मीटर रेंट है, मीटर जो लगा हुआ है उसका भी जो रेंट है वो आपसे फिक्स लेती है। आप घर बंद करके चले जाओ 1 महीने 2 महीने के लिए, बिल फिर भी आया, क्यों आ रहा भाई? आपने तो यूज ही नहीं किया। दैट वाज फिक्स। मींस आपके यूटिलिटी बिल में जो आप ये एक्सपेंस पे कर रहे हो, इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूडेड है। तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप इसको वेरिएबल और फिक्स बोल ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। आप अगर इसको सिर्फ वेरिएबल बोलोगे गलत हो जाएगा, भाई इसमें फिक्स भी करो, और सिर्फ फिक्स भी नहीं बोल सकते, इसका मतलब इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो कभी कभार ऐसी कॉस्ट भी आएंगी जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट्स हो। अभी आगे जाके 1-2 क्लासेस के बाद आपको सिखाऊंगा कि जब ऐसी कॉस्ट आ जाएगी तो फिर अलग कैसे करेंगे, इसकी भी एक आर्ट है, उसका भी एक तरीका है ना। ये तो हो गया सेमी वेरिएबल की एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल सुनो, फैक्ट्री, आप लोग मेरे पास वर्कर्स हो, अब पीस रेट समझते हैं ना? पीस रेट का मतलब क्या होता है कि जितने यूनिट्स बनाओ तो वैसे ले जाओ, सही है। एक चेयर बनाने के मैं तुम लोगों को देता हूं 500 रुपये, तो जो वर्कर जितने चेयर्स बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे। ज्यादा चेयर्स बनाओगे ज्यादा मिलेंगे, कम चेयर्स बनाओगे कम मिलेंगे। क्या शो कर रहा है, वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसी सेटिंग करूं आप लोगों के साथ कि आप लोगों का अब मैं सैलरी पैकेज बदल रहा हूं। सैलरी पैकेज क्या बदल रहा हूं भाई, कि मैं अब आप लोगों की सबकी तनख्वाह कर रहा हूं फिक्स 25,000 रुपये महीना। तो आप बोलेंगे सर मैं वेरिएबल से क्या आ रहा हूं, फिक्स पे आ रहा हूं, ठीक है। अब साथ साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को पुश करने के लिए, आप लोग ज्यादा मेहनत करें, मैं आप लोगों को एक ऑफर देता हूं कि भाई काम करते हैं कि जो बंदा 100 चेयर बनाएगा, जो बंदा 100 चेयर बनाएगा उसको मैं अलग से 5% बोनस भी दूंगा, कमीशन दूंगा, बोनस दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, जो भी दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब लोगों की 25,000 सैलरी क्या हो गई है, फिक्स। दैट इज फिक्स। फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आ गई। But at the same time, if you work hard, if you increase the production, I'll pay you more. ये किसको सूट करती है? इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब सेमी वेरिएबल। तो हर बार कॉस्ट इतनी सिंपल नहीं होगी, हर बार वेरिएबल और फिक्स में नहीं जाएगी। अब से सेमी वेरिएबल भी एक टाइप आ गई कि कुछ कॉस्ट सेमी वेरिएबल ट्रीट होगी। तो अगेन इन एमसीक्यूज स्पेशली ये आपको इस तरीके से करेगा, छेड़ेगा। लगेगा ऐसा अच्छा था वो लेबर तो संडे वेरिएबल में पढ़ाया, अरे भाई पूरा तो पढ़ लो, लेबर की क्या सिनेरियो बना के दिया उसका। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि लेबर क्या है, वेरिएबल है या इसके इस केस में फिक्स है या इस केस में सेमी वेरिएबल है। सो सेमी वेरिएबल की डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनी है, इसको सेमी फिक्स भी कहते हैं। कुछ जगह में, कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में सेमी फिक्स भी लिखा होता है। बात एक ही, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, ठीक है। और आखिरी टाइप आज की, और उसका नाम है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, इन सब के ग्राफ्स भी बनेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, किसी और वजह से चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन की वजह चेंज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक हद तक फिक्स रहती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लेवल वो इंक्रीज रहता है।
ये कैसी बात है? एग्जाम्पल से समझ। एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो लेबर्स को करता है, देखता है, ध्यान रखता है, उसके अंडर होते हैं लेबर्स, देख रहा होता है काम सही करना है नहीं करना, उसको सुपरवाइजर क्या है। मैंने एक सुपरवाइजर हायर किया, उसकी सैलरी है 50,000। मेरी उसके साथ डील हुई कि यार कम से कम 35 एम्प्लॉइज को आप सुपरवाइज करोगे। कितने एम्प्लॉइज? 35। अभी राइट नाउ मेरे पास 25 एम्प्लॉइज है। सुपरवाइजर आ गया, कितनी सैलरी देना उसको मैं? 50,000 फिक्स कॉस्ट। काम मेरा बढ़ता गया, लेबर्स बढ़ते गए, 25 हुए, 25 से 28 हुए, 30 हुए, 32 हुए, 35 हो गए। अभी तक तनख्वाह कितनी जा रही थी? क्योंकि मेरी लेबर से डील हुई थी और सुपरवाइजर से डील हुई थी कि कब तक करोगे? 35 एम्प्लॉइज तक कुछ नहीं बोलना, आपका रेट फिक्स है। तो अब मेरा काम और बढ़ रहा है, अब मेरे एम्प्लॉइज हो गए 40। सुपरवाइजर ही बोलेगा चलो एक आध एम्प्लॉय और हो गया, वो थोड़ा मुरव्वत दिखा देगा क्या खैर है। अब 40 हो गए, बोलेगा सर आपसे बात हुई थी कि मैं 35 एम्प्लॉइज को देखूंगा, अब आपने 40 कर दिए। मैं बोलूँगा बात तो सही है, चलो एक और सुपरवाइजर ले आते हैं। एक सुपरवाइजर का काम नहीं है, आई नीड 2 सुपरवाइजर, तो 50-50। तो अब मेरी कॉस्ट फौरन से क्या हो गई? 50 से 1 लाख हो गई। लेकिन अब 70 एम्प्लॉइज तक फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय क्या देखेगा? 35 को देखेगा। तो स्टिल 70 एम्प्लॉइज, वापस से कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स। बढ़ गई अभी, लेकिन अब वापस से 70 एम्प्लॉइज तक फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कॉस्ट जो है तो कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन लेवल, बट देन इट राइज एंड देन अगेन इट रिड्यूस कॉस्ट। इसीलिए जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो स्टेप की तरह बनाएगा, स्टेप फिर स्टेप। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको और चीज इसको समझाएंगे, एक और एग्जांपल भी दूंगा मैं। तो भाई ये हैं कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ फर्दर एडवांस क्लासिफिकेशन से बात होगी कि कॉस्ट की और भी टाइप्स हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया आज मैंने, सिलेबस बता दिया आप लोगों को मैंने, ठीक है। कॉस्ट किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने, और कॉस्ट की कुछ टाइप्स के ऊपर हमारी बात हो गई जी। क्वेश्चंस? कमीशन, सेमी वेरिएबल में कमीशन, सिर्फ कमीशन ना वेरिएबल। अगर मैं आपको सैलरी और कमीशन का रखता हूं तो सभी सोचो, सैलरी है तुम्हारी फिक्स 50,000, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें कमीशन भी देता हूं कि यार जितने भी तुम प्रोडक्ट मेरे लिखवाओगे उसको परसेंटेज, तो कमीशन वेरिएबल हो गया, सैलरी फिक्स हो गई, दोनों मिलकर तुम्हारा पैकेज सैलरी वेरिएबल। वरना सिर्फ कमीशन पूछ लो तो वेरिएबल, क्योंकि वो यूनिट्स पे बेस करता है। ओके गाइस, चले भाई।